हाँ, आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट एट जॉइंट को लेकर। कहने का मतलब जोड़ के पास जो मूवमेंट होते हैं, वो कौन-कौन से मूवमेंट होते हैं और कौन सा मूवमेंट किस पार्टिकुलर जॉइंट पर होता है, इन सब चीज़ों को लेकर हम आपसे बात करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से पेपर के अंदर सवाल 100% आपको देखने को मिलेगा। कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह की मैं प्रयास कर रहा हूँ कि भाई ऐसे जितने भी टॉपिक हैं जो पेपर के अंदर जिनसे सवाल आते हैं, उन सभी की वीडियो एक आसान वे में बनाकर धीरे धीरे यूट्यूब के ऊपर लगातार अपलोड की जा रही हैं और वो सभी वीडियो आपको देखने को भी मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएं और कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। इसके अलावा आप अपने दोस्तों को वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, ताकि वो भी वीडियो को देखकर इसका लाभ उठा सकें। निश्चित ही ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। इसी के साथ शुरुआत करते हैं। पहला जो मूवमेंट होता है जिसे हम फ्लेक्शन कहते हैं, फ्लेक्शन के विपरीत जो मूवमेंट होता है उसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। तो फ्लेक्शन का मतलब इस प्रकार की गति से होता है जिसमें दो हड्डियों के बीच का कोण कम हो जाता है। अगर ऐसी गति हमें कहीं देखने को मिलती है तो उसे हम फ्लेक्शन कहते हैं। जैसे कोहनी को मोड़ना, कोहनी के जोड़ पर जब हम ऊपर की तरफ हाथ को उठाते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डायरेक्शन में फ्लेक्शन, तो इस तरह के जो मूवमेंट होंगे उसे हम फ्लेक्शन कहेंगे। इसके विपरीत अगर हम एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंशन में दो हड्डियों के बीच का कोण अधिक हो जाता है। कहने का मतलब एक एक दूसरे से दूर जाने लगती हैं हड्डियां, जैसा कोहनी के जोड़ पर आपको देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे कि एक्सटेंशन में जो गति फ्लेक्शन में आपको दिखाई दे रही थी, उसके विपरीत एक्सटेंशन की प्रक्रिया आपको दिखाई दे रही है। इसी तरह से आप अगर दूसरा चित्र देखोगे तो इसमें भी आपको फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के बारे में अच्छे से दिखाया गया है। आप देखेंगे कि जो ऊपर वाला ये चित्र है इसमें फ्लेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो हड्डियों के बीच का कोण कहीं ना कहीं आपको कम होता दिखाई दे रहा है। और इसके नीचे जो ये चित्र दिया है एक्सटेंशन, इसमें अगर आप मूवमेंट डायरेक्शन देखोगे तो यहाँ पर जॉइंट का एंगल आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के बारे में इतना ही आपको जानना ज़रूरी है कि जब दो हड्डियों का कोण कम होता है तो उसे हम फ्लेक्शन कहते हैं, और जब इस कोण में बढ़ोतरी होती है तो उसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। एक बड़ा फेमस सवाल ये भी पेपर में देखने को मिलता है कि हाइपर एक्सटेंशन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो इसमें ऑप्शन मिलता है, जब किसी कोण का एंगल 180 डिग्री से अधिक होने लगे तो उसे हम हाइपर एक्सटेंशन कहते हैं। ये भी आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। ये एकदम वो बात है जो आपको अपने मन में बैठा लेनी है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट सवाल आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, आपको फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के बारे में ये भी जानना ज़रूरी है कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट सैजिटल प्लेन और फ्रंटल एक्सिस में होते हैं। ये सवाल भी पेपर में बहुत देखने को मिलता है कि सैजिटल प्लेन में कौन सा मूवमेंट होता है। तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हमेशा सैजिटल प्लेन और फ्रंटल एक्सिस में होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप देखेंगे कि एबडक्शन और एडक्शन मूवमेंट क्या होते हैं। तो एबडक्शन मूवमेंट वे मूवमेंट होते हैं जिसमें शरीर का कोई अंग मध्य रेखा से दूर जाता है। ऐसे मूवमेंट को हम एबडक्शन कहते हैं। और इसके विपरीत जो मूवमेंट होता है उसे हम एडक्शन कहते हैं। एडक्शन मूवमेंट में
शरीर का कोई अंग शरीर की मध्य रेखा के पास में आता है। ये चित्र अगर आप देखोगे तो इसमें आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो एबडक्शन मूवमेंट है, एबडक्शन में दोनों तरफ जो डायरेक्शन दिखाई गई है कि शरीर का अंग मध्य रेखा से दूर जा रहा है, और इसी तरह से एडक्शन मूवमेंट में शरीर के वही अंग वापस शरीर की मध्य रेखा की ओर आ रहे हैं। अगर प्लेन की बात करूं तो एबडक्शन और एडक्शन मूवमेंट हमेशा फ्रंटल प्लेन में होते हैं और इनका एक्सिस सैजिटल एक्सिस कहलाता है। इतनी बातें आपको एबडक्शन और एडक्शन मूवमेंट के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी पेपर में सवाल देखने को मिलेगा इतनी बातें वो आपसे पूछेगा। इससे ज़्यादा कोई बात आपसे एडक्शन और एबडक्शन मूवमेंट के बारे में पेपर वाला नहीं जानना चाहेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे सरकमडक्शन मूवमेंट। तो सरकमडक्शन मूवमेंट के बारे में आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये मूवमेंट शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट पर होता है। ये डायरेक्टली सवाल एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। दूसरा, सरकमडक्शन मूवमेंट के बारे में ये जानना ज़रूरी है कि इस मूवमेंट में शरीर का जॉइंट पूरे 360 डिग्री तक घूमता है। और अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं तो आपने क्रिकेट में बॉलर को देखा होगा। बॉलर अपने पूरे हाथ को घुमाकर जो गेंद फेंकता है वो इसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण है, क्योंकि जब क्रिकेटर हाथ घुमाकर गेंद फेंकता है तो वहाँ पर क्रिकेटर का पूरा हाथ 360 डिग्री तक घूमता है। आगे आप देखेंगे कि सरकमडक्शन से मिलता जुलता एक और मूवमेंट होता है जिसे हम रोटेशन मूवमेंट के नाम से जानते हैं। तो रोटेशन मूवमेंट शरीर में दो जगहों पर होता है। पहला होता है एटलैंटो एक्सियल जॉइंट और दूसरा होता है रेडियस और अल्ना का जोड़। इन दो हड्डियों पर ये रोटेशन मूवमेंट देखने को मिलता है। अभी आपके सामने रोटेशन मूवमेंट की पिक्चर मैं ला रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें। ये यहाँ पर आप देखेंगे कि रोटेशन मूवमेंट में हमारी गर्दन सामने से एक साइड में जाती है और फिर वापस बीच में आती है और उसके बाद दूसरी साइड में आती है। तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है उसे हम रोटेशन कहते हैं। ये मूवमेंट शरीर के और अंगों में भी हो सकता है, लेकिन टीजीटी के हिसाब से इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि जब भी सवाल पेपर के अंदर यूपी टीजीटी में आएगा वो केवल इतना ही बूझेगा जितना मैं आपको बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप देखोगे तो कि भाई रोटेशन क्या है, तो रोटेशन का मतलब ये होता है किसी एक्सिस पर किसी दूसरी वस्तु का घूमना। तो इस चित्र में आप देखोगे C1 जिसे हम एटलस के नाम से जानते हैं और C2 जिसे हम एक्सिस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर C का मतलब है सर्वाइकल से, कहने का मतलब जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसका जो पहला भाग है सर्वाइकल, और सर्वाइकल में भी जो पहले दो भाग होते हैं जिसे C1 और C2 मैं कह रहा हूँ। C1 को एटलस और C2 को एक्सिस कह रहा हूँ। तो C1 जिसे एटलस कह रहा हूँ, ये एटलस हमारी खोपड़ी का पूरा भार सहन करके रखती है, और C2 जिसे मैं एक्सिस कह रहा हूँ इसके ऊपर हमारी खोपड़ी घूमती है। तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है उसे हम रोटेशन कहते हैं। और एटलस और एक्सिस जोड़ को हम एटलैंटो एक्सियल जॉइंट कहते हैं। ये जोड़ हमारी गर्दन में पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इस एटलैंटो एक्सियल जॉइंट का पेपर में आपको सवाल देखने को मिल सकता है, इसे नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर आप देखेंगे सुपिनेशन और प्रोनेशन मूवमेंट क्या होते हैं। तो अगर मैं सुपिनेशन की बात करूँ तो सुपिनेशन मूवमेंट में रेडियस हड्डी घूमकर अल्ना के समानांतर हो जाती है, या अगर साधारण भाषा में मैं कहूँ तो लेटी हुई अवस्था में जब हम लेटे रहते हैं हाथ की हथेली को ऊपर की तरफ कर लेना सुपिनेशन कहलाता है। अब अगर मैं प्रोनेशन मूवमेंट की बात करूं तो प्रोनेशन मूवमेंट में हमारी रेडियस हड्डी
घूमकर अल्ना के ऊपर आ जाती है। अगर चित्र में आप देखोगे तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि प्रोनेशन मूवमेंट रेडियस रोटेट ओवर अल्ना। कहने का मतलब अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ तो जब हम लेटे रहते हैं, लेटी हुई अवस्था में अगर अपनी हथेली को ज़मीन की तरफ हम कर देते हैं, कहने का मतलब हमारा हथेली का तलवा नीचे और ऊपर जो नाखून की तरफ का हथेली का भाग है वो ऊपर आ जाता है। इस तरह का जो मूवमेंट होता है उसे हम प्रोनेशन मूवमेंट कहते हैं। और अगर ये सुपिनेशन और प्रोनेशन मूवमेंट हम लगातार करते रहते हैं तो यहाँ पर भी आपको रोटेशन मूवमेंट की एक्टिविटी देखने को मिलती है। आपने देखा होगा जो क्रिकेट में स्पिनर होते हैं वो इस सुपिनेशन और प्रोनेशन मूवमेंट का प्रयोग करके ही लेग स्पिन और ऑफ स्पिन बॉल डालते हैं। ये एक रोटेशन मूवमेंट का भी एक भाग होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आप देखेंगे कि अगर मैं इन्वर्जन और इवर्जन मूवमेंट की बात करूं तो इसके बारे में सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि इन्वर्जन और इवर्जन मूवमेंट हमेशा एंकल जॉइंट पर होते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि इन्वर्जन मूवमेंट में हमारे पैर का पंजा अंदर की तरफ मूव करता है, ये ए डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है। और जो इवर्जन मूवमेंट होता है, इवर्जन मूवमेंट में हमारा पैर बाहर की तरफ ऊपर की ओर बढ़ता हुआ, ये जो बी डायरेक्शन है, बी डायरेक्शन में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इन्वर्जन का मतलब है अंदर की तरफ मोड़ना और इवर्जन का मतलब है बाहर की तरफ मोड़ना, और ये मूवमेंट एंकल जॉइंट पर होते हैं। अब आगे आप देखेंगे कि अपोजिशन और रिपोजिशन मूवमेंट क्या होते हैं। तो अपोजिशन मूवमेंट एक कोणीय गति होती है जिसमें अंगूठे को किसी भी उंगली के साथ में स्पर्श किया जाता है। ये छोटी उंगली हो सकती है या इससे बड़ी उंगली कोई भी हो सकती है। जब अंगूठा किसी उंगली की ओर मूवमेंट करता है तो उसे हम अपोजिशन कहते हैं, और यह गति केवल कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट पर ही संपन्न होती है। अपोजिशन के विपरीत जो मूवमेंट होता है उसे हम रिपोजिशन कहते हैं। इस गति में अंगूठा वापस अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन में पहुंच जाता है। अब आप देखेंगे कि ये प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन मूवमेंट क्या होते हैं। तो आप देखेंगे कि प्रोट्रैक्शन मूवमेंट में हमारी जो मैंडिबल हड्डी होती है वो आगे की तरफ मूवमेंट करती है, और रिट्रैक्शन मूवमेंट में यही मैंडिबल हड्डी वापस अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन में पीछे की तरफ पहुंच जाती है। ऐसा ही मूवमेंट हमें कंधे की स्कैपुला में भी देखने को मिलता है, जिसमें कंधे अगर आगे की तरफ निकलते हैं तो उसे हम प्रोट्रैक्शन कहते हैं, और जब कंधे वापस पीछे की तरफ चले जाते हैं उसे हम रिट्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये मूवमेंट शरीर के किस अंग में होते हैं। पहला हो गया हमारा मैंडिबल और दूसरा हो गया हमारा कंधे। इन दोनों जॉइंट पर ये प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन मूवमेंट होते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डिप्रेशन और इलेवेशन मूवमेंट क्या होते हैं। तो इलेवेशन मूवमेंट का मतलब ये है कि शरीर के किसी अंग का ऊपर की ओर उठाना, और डिप्रेशन मूवमेंट का ये मतलब है कि शरीर के किसी अंग का नीचे की तरफ जाना। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे चेहरे में जितनी भी हड्डियां होती हैं उनमें से केवल मैंडिबल एक ऐसी हड्डी है जो किसी तरह का कोई मूवमेंट कर सकती है। तो इसी आधार पर अगर आप देखेंगे, जब मैंडिबल हड्डी ऊपर की तरफ आती है तो उसे हम इलेवेशन कहते हैं, और जब ये मैंडिबल हड्डी नीचे की तरफ जाती है इसे हम डिप्रेशन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार का मूवमेंट आप कंधों में भी देख सकते हैं। जब दोनों कंधे ऊपर की तरफ उठाए जाते हैं तो इसे हम इलेवेशन कहेंगे, और जब कंधे वापस नीचे की तरफ डाउन टू अर्थ जाते हैं तो उसे हम डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। तो ये थे हमारे आज के कुछ ऐसे स्पेशल मूवमेंट जिनके आधार पर यूपी टीजीटी डी ट्रिपल एसबी या केंद्रीय विद्यालय कह सकता हूँ मैं, आरपीएससी कह सकता हूँ, या अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, इवन ईएमआरएस भी इसी में शामिल होगी।
इनसे बाहर कोई मोमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतने मोमेंट आप अच्छे से याद कर लें। जब आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे और अपने साफ साफ नोट्स बनाएंगे तो सभी मोमेंट आपको अच्छे से भी याद हो जाएंगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं देखता हूँ कि बच्चे वीडियो तो खूब देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। वीडियो वास्तव में अच्छी है, बताने का तरीका भी बढ़िया है। ये ऐसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी समझ में चीज़ें ज़रूर आ रही होंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है, कुछ चीज़ें समझ में आती हैं तो वीडियो को लाइक किया करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। जैसा मैंने पहले ही बताया था, आने वाले 2 महीने में लगभग यूपी टीजीटी का पूरा सिलेबस आपको यूट्यूब के इस चैनल पर दिखाई देगा। आप कोई भी टॉपिक जानना चाहोगे, किसी भी टॉपिक के विषय में पढ़ना चाहोगे तो वो सभी वीडियो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको सब टॉपिक वाइज मिलेगी। वहाँ पे आप जाके आप कुछ भी देख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया।